अगर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल के सभी नोटिफिकेशंस पर्सनली अपने मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं और सभी वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब तक 11.2 के से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं और आपको भी इससे ज़रूर जुड़ना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी, साथ ही साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के साथ साथ समस्त भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उनका जो सत्र है वो नियमित बना रहे और जिस प्रकार से चल रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से चलता रहे। तो इसके लिए यूजीसी ने एक खास कमेटी का गठन किया है जिसमें 7 सदस्य होंगे और इस कमेटी का उद्देश्य यही रखा गया है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, इनको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि सभी परीक्षाएं भी हो जाएं और सत्र की नियमितता भी बनी रहे, यानी कि सत्र अनियमित न होने पाए। तो इसको लेकर 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और इसका जो चेयरमैन बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? चेयरमैन यूजीसी के पूर्व सदस्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति हैं प्रोफेसर आरसी कुल्हड़, इनको बनाया गया है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अविनाश चंद पांडे को भी सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो सारी कवायद यही कि परीक्षाएं समय पर हो जाएं, और समय पर तो नहीं हो पाएंगी लेकिन फिर भी सत्र नियमित रहे, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बात करते हैं अब हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा थी 22 मार्च को, परीक्षा टाल दी गई। आगामी परीक्षा मतलब इसकी प्रारंभिक परीक्षा अब दोबारा से कब होगी इसके बारे में अभी भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। बस इतना ही आप समझ सकते हैं कि जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती हैं इस परीक्षा को करवा पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, वहीं पर एक बड़ी बात और भी है कि मुख्य परीक्षा का भी टलना अब निश्चित हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 13 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 309 पदों पर बीईओ के लिए। तो इसमें कुल मिला के 5 लाख अभ्यर्थियों ने 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 22 मार्च को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा थी, लेकिन ये परीक्षा क्योंकि स्थगित कर दी गई है तो अब मुख्य परीक्षा जो कि 13 सितंबर से प्रस्तावित है, तो ऐसे में मुख्य परीक्षा के भी टलने के पूरे आसार हैं। तो क्योंकि अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही मुख्य परीक्षा होगी और अब मतलब ये प्रारंभिक परीक्षा कब करवाई जाएगी इसके बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिर से सेंटर बनाना और फिर उसके बाद नए तरीके से अलॉटमेंट करना, ये काफ़ी काम होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र ही मान रहे हैं कि मुख्य परीक्षा भी टलेगी। और वहीं पर 16 मई को प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा का टलना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि आयोग ने अभी तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है, जबकि प्री का रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया में ही कम से कम 1 माह का वक्त लगता है। तो ऐसी स्थिति में यही आप मान सकते हैं कि आप खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती होनी थी वो थोड़ा सा डिले होगा, उसमें मतलब थोड़ा सा समय आपको और भी लग सकता है। एसएससी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसएससी की ओर से लॉकडाउन के दौरान निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा 3 मई के बाद की जाएगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए हुई विशेष बैठक में परीक्षा की नई तिथि के बारे में चर्चा की गई है। बैठक में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए मतलब ये कोशिश की गई है कि लॉकडाउन के बाद ही अब जो नई डेट्स हैं वो डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक है, तो अलग अलग परीक्षाएं हैं जैसे कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड C-D परीक्षा 2019, तो ये सारी परीक्षाएं हैं। और वहीं पर मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। बात यहाँ पर हो रही है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। तो यहाँ से बीएड और स्पेशल बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब जो है आप 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पहले 30 अप्रैल तक थी और 30 अप्रैल से बढ़ाकर अब आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15 मई निर्धारित की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में प्रेषित करने की अंतिम तिथि 10 मई जो थी उसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है।
लेखपाल भर्ती के बारे में आप लोगों को खासी उत्सुकता रहती है कि लेखपाल भर्ती कब आएगी, और इसके बारे में तरह तरह की बातें भी होती रहती हैं। फिलहाल दोस्तों इस बात पे आप लोग निश्चित रहिए कि राजस्व लेखपाल की जो 5200 पदों पर भर्ती आनी है, ये भर्ती अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगी जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, तुरंत। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबी प्रतीक्षा के बाद सभी जिलों से रिक्तियों का आरक्षण सहित ब्यौरा राजस्व परिषद को मिल गया है और इसी महीने यूपी ट्रिपल एससी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही स्थिति सामान्य होती है इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। कुल 5200 रिक्त पद बताए जा रहे हैं। कई बार यह बात सामने आई है कि पद रिक्त होने से कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त क्षेत्र का काम करना पड़ता है। तो इन सारे बातों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2.5 वर्ष में राजस्व परिषद की कई बैठकों और कार्यक्रमों में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए, मगर बीच में परिषद के अफसरों ने इस काम को महत्व नहीं दिया और सीएम का निर्देश महीनों तक फाइलों में रहा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में बस ये कहना चाहूँगा कि लेखपाल के कुल 5200 पदों पर भर्ती आपको यथाशीघ्र देखने को मिलेगी। फिलहाल जो विशेष श्रृंखला में चल रहा हूँ सामान्य अध्ययन के लिए, उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए, और खंड शिक्षा अधिकारी की जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ वो भी लेखपाल भर्ती के लिए उतने ही यूजफुल हैं। तो जितने भी लोग लेखपाल भर्ती के लिए ट्राई कर रहे हैं वो लोग प्रतिदिन जो मैं मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाता हूँ बीईओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, वो मॉक टेस्ट भी आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल से खुलेगा यूपीपीएससी परिणाम पर शुरू होगा काम। तो जितने भी परिणाम रुके हुए हैं ये परिणाम अब आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि रोस्टर जारी रहेगा, यानी कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए रोस्टर होगा, उनको जो है अल्टरनेट डे पर बुलाया जाएगा। तो पीसीएस मेंस और एपीओ प्री का रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो वर्तमान में पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा और सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम लॉकडाउन के कारण फंसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल से थोड़ा बहुत कामकाज शुरू हो जाएगा यूपीपीएससी और इसी के साथ जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उत्तर प्रदेश में सभी में। उच्च शिक्षा निदेशालय में भी सोमवार से कामकाज शुरू होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉकडाउन में ऑनलाइन काउंसलिंग न हो पाने के कारण चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि सोमवार से निदेशालय खुल रहा है, सभी अफसर कार्यालय आएंगे लेकिन कर्मचारियों का रोटेशन जारी रहेगा। उन्हें 33% के हिसाब से ही बुलाया जाएगा। और यूपी बोर्ड भी कल से खुल रहा है। तो यूपी बोर्ड के बाद अब कापियों का जो मूल्यांकन है वो भी शुरू होने वाला है। 25 अप्रैल से इसके बारे में बात हो रही है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल 1 लाख शिक्षा मित्रों और जो अनुदेशक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। खबर ये है कि 1 लाख शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा। और निगम के उप निदेशक डीपी सिन्हा ने स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना महानिदेशक को पत्र लिखकर तत्काल श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से इनका पंजीकरण कराने के आदेश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपर आयुक्त के यहाँ अपील कर कहा था कि पिछले 2 दशकों से किसी न किसी रूप में शिक्षा सेवा में कार्यरत हैं। कोर्ट से समायोजन रद्द हो जाने के बाद मामूली मानदेय पर कार्य करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र और अनुदेशक बीमारी में इलाज के अभाव में चल पड़े। यह हवाला देते हुए आग्रह किया गया था कि प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को बेसिक मतलब शिक्षा परिषद जो शिक्षा परियोजना परिषद है यूपी बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड के अंतर्गत संविदा पर 11 माह प्रति माह 10,000 के मानदेय पर कार्यरत हैं को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1984 के तहत लाभ दिया जाए। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। और इसी के साथ देखिए यूपी बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्र का बढ़ना मुश्किल, 2 पाली मूल्यांकन संभव। और यहाँ पर जो बात मुख्य रूप से बताई जा रही है वो क्या है, वो ये है कि 25 अप्रैल से कापियों के मूल्यांकन की बात यहाँ पर चल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए केंद्रों पर परीक्षकों की भीड़ कम करना है और यूपी बोर्ड की अवशेष कापियों के मूल्यांकन के लिए कवायद शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के निर्देश पर डीआईओएस ने जिले के 4 मूल्यांकन केंद्रों के, बात यहाँ पर अंबेडकर नगर की हो रही है, उन्होंने उसकी समीक्षा की है और उप नियंत्रकों से कापियों के मूल्यांकन के लिए ठोस रणनीति बनाने को कहा है और विषयवार कापियों के मूल्यांकन की तैयारी भी की जा रही है। तो मतलब कि 25 के आसपास इसका मूल्यांकन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और पूरी कोशिश यही की जा रही है कि अप्रैल से कापियों का मूल्यांकन अगर शुरू होता है 25 अप्रैल से, तो इसके लिए पर्याप्त तैयारी हो जाए। और इसी संबंध में डीआईओएस विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को जिले के 4 मूल्यांकन केंद्रों के उप नियंत्रकों प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की है। उन्होंने प्रत्येक केंद्र पर अवशेष बची कापियों के बारे में जानकारी ली है। ठीक है,
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे आज कि दोस्तों देखिए, आपका जान है तो जहान है। सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका आपको पूरी तरह से पालन करना है, घर में रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, लगातार परिश्रम कीजिए। एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा लेता हूँ। मिल लेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।